हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था इको, जिसका 7 चैप्टर जनसंख्या उसी को हमने अब तक पढ़ा दिया था कल। हमने भारत हमारा चैप्टर 7 जनसंख्या सब्जेक्ट इको, ये भारत में जनसंख्या वगैरह का कद और वृद्धि दर, ये कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विश्लेषण अथवा फलश्रुति, यानी जो भारत में जो जनसंख्या का कद वगैरह जो था उसमें वृद्धि दर किस प्रकार से हुई थी, उसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे उसका विश्लेषण अथवा फलश्रुति। अब आपको डेली, जब तक सर वगैरह नहीं बोलते तब तक हम वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग इनके द्वारा ही ध्यान लगा करके थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की, ज़रूर समझ में आएगा। और नहीं तो बाद में हम जब भी आपका स्कूल ओपन होगा तो उसके बाद हम वापस से कोशिश करेंगे इसको कोर्स करवाने की। लेकिन यह अभी आपके ही स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह सर ने, महेंद्र सर और कुशाल सर ने, आपका नुकसान नहीं हो इसके लिए उन्होंने ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमें पढ़ाने के लिए कहा है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जनसंख्या, उसका पार्ट 2 विश्लेषण अथवा फलश्रुति। 1901 से 1921 की समयावधि के दौरान जनसंख्या, 2 पॉइंट कल हमारे हो गए थे, फिर भी ये वापस से कर रही हूँ क्योंकि ये फिर कंटिन्यू 5 पॉइंट रहेंगे। हमने 2 पॉइंट पढ़ भी लिए थे कल। ये 1901 से 1921 की समयावधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर मंद था, यानी धीरे गति से जनसंख्या बढ़ रही थी। और 1901 से 1911 यानी 1901 से 1911 के मध्य, यह हर 10 साल में होता है जनसंख्या का सर्वे, उसमें सिर्फ 5.7% दर की वृद्धि हुई थी। यानी जनसंख्या कितनी दर से थी? 5.7। कौन से? 1901 से 1911, यानी 10 साल में सिर्फ इतनी ही जनसंख्या बढ़ी थी। लेकिन 1921 में क्या हुआ था? 1911 से 1921, जब इन दोनों 10 साल में ऐसा था, 1911 से 1921 में जनसंख्या में कमी हुई थी, तो उसमें 0.3% की दर से कमी हुई थी। उसका कारण क्या था कि मृत्यु दर उस समय कम हुई थी, मृत्यु दर ज़्यादा हुई थी, जन्म दर जो होनी थी हुई थी, लेकिन मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी। अनेक बार होने वाले अकाल रोग, कोलेरा, प्लेग, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा के ऊंचे दर के कारण मृत्यु दर ऊंचा रहा। यानी कई बार कैसे भी, अब अभी देखो ना, कोरोना कितना ज़्यादा आ रहा है, इतना कोरोना बढ़ा है कि काफ़ी मात्रा में, यानी जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही थी ना, वो तो हमें तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और ना ही हमारे पास एग्जैक्ट किसी को भी मालूम भी नहीं होगा कि कितने लोग अभी कोरोना काल में मरे हैं। उसी प्रकार 1921 में भी क्या हुआ था कि ऐसी बीमारी आई थी जिसके कारण काफ़ी मात्रा में मृत्यु दर बढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या है? 1921 के वर्ष को छोड़कर, यानी सिर्फ 1921 ही ऐसा साल था, 1911 से 1921, जो 10 साल में होता है ना ये सर्वे, तो वो ही एक ऐसा था जिसमें मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या माइनस में चली गई थी। लेकिन उसके बाद 1900, और इसीलिए 1921 को कौन सा काल भी कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 वर्ष को छोड़कर इसके पश्चात के वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा रहा। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को, यानी जब वो डेटा आए थे उसमें जब माइनस में गया था, उसको महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है।
ये मैंने कल अंडरलाइन करवा ही दी थी आपको। 1921 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें माइनस में जनसंख्या जा रही है, सब प्लस में ही जा रही है, यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। दोनों पॉइंट हम कल पढ़े थे। अब आज हमारा है तीसरा पॉइंट। 1951 में भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ। आयोजन काल के दौरान 1951 में देश की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। 1951 में, यानी उस समय क्या किया था, उस समय जनगणना पत्रक भी तैयार किया गया था 1951 में भी। तब जनसंख्या हमारी कितनी थी, 36.1 थी, जो 5 दशक में अर्थात 2001 में कितनी हो गई, 102 हो गई थी 2001 में। मतलब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, अर्थात जनसंख्या में 66.6 करोड़ की वृद्धि हुई है। कब से कब तक, 1951 से 2001 के मध्य 66.6 की दर से, यानी 66.6 करोड़ की जो वृद्धि हुई है, वो कितने प्रतिशत जनसंख्या उस समय बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है, प्रवर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 170 लाख है। इस समय भारत में वार्षिक जनसंख्या बता रहे हैं 170 लाख लोग जन्म लेते हैं। पांचवा पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, यानी हमसे भी ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन में है, जबकि भारत दूसरे क्रम पर आता है। अब भारत और अभी तो चीन में भी काफ़ी कोरोना के चलते बहुत सारी मौतें हुई है। हालांकि वो एग्जैक्ट आंकड़ा देता भी नहीं है, और एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे यहाँ का भी हम नहीं, एक अनुमान ही लगाएंगे, बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा कहीं का भी नहीं मालूम चलता। और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा खुद का भारत देश ही है जनसंख्या की दृष्टि से। 1911 में भारत की जनसंख्या 25.2 थी। 1911 में 25.2 करोड़ थी, जो बढ़कर एक सदी के अंत तक अर्थात 2011 में 121 करोड़ हो गई। और अब 2021 का जब आंकड़ा सर्वे किया जाएगा, तब तो पता नहीं ये जनसंख्या कहाँ पहुँच जाएगी। कभी तो लगता है कि हमारा पहला भारत ही प्रथम स्थान पर पहुँचने वाला है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निशांतों यानी महान पुरुषों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा ऐसा पूर्वानुमान किया गया था, यानी पहले से ऐसा अनुमान लगा लिया गया था कि 2000 के वर्ष तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ के अंक को पार कर जाएगी। 2000 में ऐसा था कि 100 करोड़ को पार कर जाएगी, जो सही सिद्ध हुआ। ये देख लो, उनका मानना जो था वो गलत नहीं था। 102 हो गया ये 2001 में। उन्होंने भी यही अनुमान लगाया था कि 2000 में जब आएगा 20, तो क्या होगा कि उस समय देश की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी, और ये बिल्कुल सही बात है। जो सही सिद्ध हुआ। 1997 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, यानी 1997 में जब विश्व विकास रिपोर्ट जब की गई थी, अनुसार भारत की जनसंख्या 1995 में लगभग 93 करोड़ थी। कब थी ये? 1997 में विश्व विकास रिपोर्ट जब गई थी, 1997 में जब रिपोर्ट तैयार की गई थी, यानी इन दोनों के बीच में, तब कितनी थी? 1995 में लगभग, यानी इन दोनों के बीच में 1951 से 2001 के बीच में कितनी थी? 93 करोड़, 93 करोड़ जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2025 की समयावधि के दौरान भारत की 139.98 करोड़ होने का अंदाज़ा। अब आशासी है, अनुमान क्या लगा रहे हैं कि आने वाले जो समय है 2025 की अवधि में, तब तक जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, अनुमान एग्जैक्ट नहीं,
139.98 करोड़ का अंदाजा वो लगा रहे हैं। अब भारत में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या में अलग अलग वर्षों के दौरान स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है, यह स्त्री पुरुष प्रमाण के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये क्या है, इसमें पुरुष की, स्त्री की और टोटल कुल जनसंख्या बताई गई है। तो भारत में क्या 1991 में कितनी थी? पुरुष की 18.55 थी, 55 थी, जो 18 करोड़ 5 और 5, यानी देखो अब स्त्रियों की कितनी थी उस समय? 17.56। कितना फर्क है करोड़ में, यानी पुरुष की संख्या देखो, यानी 51.37% की दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में पुरुषों की, और महिलाएं हो रही है 48.63% इनकी वृद्धि। तो टोटल कितना हुआ? 36.11, यानी कुल करोड़ हर एक साल में। 1951 का आंकड़ा था। 1991 में पुरुष की जो संख्या थी उनका आंकड़ा था 43.92 और स्त्रियों की थी 40.71 और टोटल हुआ 84.63। यानी ये जो जनसंख्या जो बढ़े जा रही है वो है टोटल, उसमें स्त्री कितने हैं और पुरुष कितने हैं। 2011 में कितने थे, यानी और इनकी प्रतिशत की थी 51.90% की दर से वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं पुरुष। और स्त्रियों की जन्म दर, स्त्रियों का जो कुल प्रमाण था वो कितना था उस समय? 48.10, यानी स्त्रियाँ इतनी थी, पुरुष इतने थे 80। और 2011 में पुरुषों की संख्या 62.37 कितना करोड़ों में? 51.54% की दर से वृद्धि हो रही है। स्त्रियों की संख्या 58.65 करोड़ थी, जो 48.46% की दर से वृद्धि हो रही है। यानी अभी जो हमारा 2011 का जो आंकड़ा है उसमें हमारा जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़ जनसंख्या है। भारत में जाति प्रमाण का बंटवारा, विश्लेषण और परिणाम, यानी किस प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है 1951 से 2011 की समयावधि में दौरान पुरुष की कुल जनसंख्या और स्त्री की कुल जनसंख्या लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये देखो 1951 से लेकर के 1911, ये पुरुष है, पुरुष भी 18 से 43, 43 से 62 और स्त्रियां भी 17 से 40, 40 से 60, यानी लगातार दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर लगातार हो रहा है। दूसरा पॉइंट है प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 1991 में कुल जनसंख्या में पुरुषों का 53.37% थी। ये देखो 51.37% था 1991 में, और स्त्रियों का था 48.63, जो 2011 में पुरुषों का कितना हुआ? 51.50 दर और स्त्रियों का 48.46। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 0.2% दर की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह स्त्री की संख्या में पुरुषों की तुलना में अधिक दर्शा रहा है, यानी स्त्रियों की संख्या से ज़्यादा पुरुषों की ज़्यादा संख्या, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी जन्म दर में जो भी हो रहा है वो पुरुषों का जन्म ज़्यादा हो रहा है, मेल जन्म ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट है प्रतिशत की दृष्टि से 1951 में कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या 48.63 थी, जो बढ़कर के 2011 में 48.46% हो गई। ये देखो इस 1991 में एक ऐसा था जिसमें थोड़ी सी स्त्रियों की संख्या कम हुई थी, पहले कितनी थी? 48.63 और इसमें 48.10%, इतना यानी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क हुआ था।
अर्थात 0.17% की कमी हुई थी, जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की घट रही संख्या को दर्शाता है। और यह आने वाले वर्षों में एक चुनौती है। इसका कारण एक दूसरा भी हो सकता है कि जैसे लड़कियां किसी को अच्छी लगती है, गर्भाशय में ही लड़कियों का जांच करने के बाद उनकी मृत्यु करवा दी जाती है, होने के बाद उनकी देख रेख नहीं करती तो वैसे मर जाती है। एक इसका ये कारण भी है जिससे भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जन्म दर यानी संख्या कम हो रही है। अब है हमारा भारत में जाति प्रमाण, यानी भारत में जाति प्रमाण कितना है, 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है। देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष प्रमाण अथवा लिंग प्रमाण अथवा जाति प्रमाण के रूप में जाना जाता है। क्या किसे कहते हैं? यानी मान लीजिए 1000 पुरुष है, अब 1000 पुरुष के पीछे कितनी हजार, अगर 1000 स्त्रियां हैं तो अनुपात बरोबर है, लेकिन अगर 1000 पुरुष हैं और स्त्रियों कम है, कितनी है, तो उसको ही क्या कहा जाता है? स्त्री पुरुष प्रमाण कहा जाता है। जनसंख्या के अभ्यास में जाति का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी जाति में स्त्री कितने हैं और पुरुष कितने हैं। यदि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की घटती संख्या ने देश में कई विषमताओं को जन्म दिया है। अब कारण बहुत सारे होते हैं कि पुरुष ज़्यादा स्त्रियां कम है, वो अभी मैंने बताया कि जैसे उनके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देना, गर्भाशय में उनको मारना या उनको होते हुए बच्चों को मार देना, छोटे छोटे बच्चों को, ये भी एक कारण है। स्त्री पुरुष प्रमाण के बीच अधिक विषमताओं को विवाह, परिवार, प्रजनन, अर्थव्यवस्था इत्यादि में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। कई बार क्या होता है कि कम उम्र में जब शादियां कर दी जाती है तो जो कम उम्र वाली लड़की जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती, तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी बच्चे को जन्म दे, उस वक्त भी उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक कारण होता है। जाति प्रमाण के संदर्भ में निश्चित जानकारी प्राप्त करके जाति के प्रमाण की विषमताओं के कारणों को जानकर उनके निवारण के प्रयास संभव हो सकते हैं। यानी जो जिस प्रकार के अब बाल विवाह है, इनकी रोकथाम करें, बच्चे लड़कियों की स्वास्थ्य की ध्यान रखें, लड़कियों को कम उम्र में शादी नहीं करें ताकि वो प्रजनन नहीं हो। कई चीज़ें ऐसी है, या मार डालना, जैसे जो बच्चों को मार डाल दिया जाता है लड़कियों को, ये सब चीज़ें मारना वगैरह, ये सब चीज़ अगर कम कर दी जाए तो इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। कई विकसित देशों में स्त्री पुरुष का जाति अनुपात दर का प्रमाण 1000 से भी अधिक होता है। यानी कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पर पुरुष कम और स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, वो भी देखने को मिलता है। भारत में एकमात्र केरल को छोड़कर अन्य विस्तार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम थी। सिर्फ एक केरल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 1000 अगर पुरुष है ना, तो महिलाएं उनसे ज़्यादा ही है, 1084। सिर्फ और सिर्फ ये एक देश ऐसा है, बाकी सभी जगह पुरुष ज़्यादा होते हैं और स्त्रियां कम होती है। और ये केरल में 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या थी। जब 2011 में जब वहाँ का किया गया था, तब पुरुष वहाँ ज़्यादा थे, पुरुष वहाँ कम थे और स्त्रियाँ अधिक थी की संख्या। अब 2021 की जनगणना करेंगे तब पता चलेगा कि कौन से देश में कितने स्त्री पुरुष का अनुपात है। स्त्री पुरुष प्रमाण में विषमताओं के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों को जिम्मेदार भी माना गया है। अब कई कारण ऐसे हैं कि जो स्त्री और पुरुष का जो प्रमाण होता है उनमें जो कमियां होती है, उसके कई कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब, इन सबको भी उसमें मान लिया जाता है कि इनके कारण भी ऐसा स्त्रियों की संख्या कम हो सकती है। भारतीय समाज में प्राचीन समय से स्त्रियों का स्तर नीचे रहा है। यानी शुरू से ही क्या हुआ है, समाज में पुरुष स्त्रियों का जो स्तर है उसे नीचा ही माना जाता है कि लेडीज है, कुछ ही नहीं कर सकती, औरत है। इसके कारण स्त्रियां एक अपसेट भी रहती है क्योंकि वो डेवलप हो ही नहीं पाती। उन्हें शुरू से ऐसे मान लिया जाता है, औरत है, औरत कुछ ही नहीं कर सकती, औरत ये है बाहर नहीं जा सकती, उनसे बात नहीं कर सकती, अकेले घूम फिर नहीं सकती। यानी उसके स्तर को नीचे शुरू से ही माना गया है। प्राचीन समय से बात है ये, प्राचीन समय से ही।
लड़कियों को पोषण युक्त आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा भी था कि जो उनको खान पान, जैसे दो बहन भाई हैं तो भाई को अच्छा खाना दे सकते हैं लेकिन बहन को नहीं, ऐसा क्यों? तो उनके ये पोषण आहार, उनमें ये कमियां करने से उनमें, जबकि एक औरत ही है कैसी है जिनके द्वारा ही आगे की वंश वृद्धि चलती है। जब लड़कियों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उन्हें आगे बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उनको घर में पैक किया जाता है, लड़की है पढ़ के क्या करेगी, रहना तो घर में ही है, करना तो घर का काम ही है। इन सब के कारण भी स्त्रियां डेवलप नहीं हो पा रही हैं और इसी पुरुष की संख्या आगे बढ़ती जा रही है और स्त्रियों को नहीं ध्यान देने के कारण वो वहीं पर सीमित रह जाती है। साथ ही दहेज प्रथा के कारण भी लड़कियों के प्रति उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। अब दहेज प्रथा एक ऐसी बीमारी है, ऐसी गलत सोच है लोगों की, जिसके कारण के लड़कियों को उपेक्षित किया जाता है। लड़कियां क्या करें उसमें, और दहेज लेना और देना वैसे भी दोनों जुर्माना ही गलत बात है, लेकिन सबकी सोच क्या होती है, लड़की है इसको दहेज देना पड़ेगा तो उसकी केयर करनी पड़ती है। यानी शुरुआत से जब वो जन्म लेती है तब से लेकर के उस पर टॉर्चर किया जाता है, उसे उपेक्षित किया जाता है। इसके अलावा लड़कियों की कम उम्र में विवाह आदि गर्भाधारण के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। फिर क्या किया जाता है, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती, जो मैं अभी बता रही थी। तो उसके बाद कम उम्र में शादी हो जाएगी तो कम उम्र में वो गर्भावस्था में हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि उसके ऊपर, उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव होगा, क्योंकि वो इतनी अपने आप को इतनी डेवलप कर नहीं सकी जिससे कि वो सही समय पर सही अवस्था में गर्भावस्था में आए। लेकिन कम उम्र के कारण उसकी सारी समस्या हो जाती है, तो उसके स्वास्थ्य यानी उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है, या फिर बच्चे जो होंगे वो कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। इसी कारण से लड़कियों में बाल मृत्यु और वयस्क स्त्रियों में मृत्यु दर ऊंचा रहता है। यानी बाल मृत्यु दर क्यों होती है, वो कम उम्र में उनकी शादियां की जाती है या फिर उनकी देखरेख नहीं की जाती है, पोषण अच्छा, खाना अच्छा नहीं दिया जाता, इसलिए बाल मृत्यु हो जाती है, और वयस्क होने के बाद मृत्यु दर का आंकड़ा ऊंचा हो जाता है। जिसके कारण भारतीय समाज में कुल जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रमाण कम रहता है। कारण यही रहा जिससे कि स्त्रियां कम अपना ध्यान रख पाती है। यानी स्त्री एक ऐसी सोच हो गई लोगों की कि औरत है, इसका ध्यान रखना इतना आवश्यक नहीं है, तो पुरुषों की संख्या अधिक होती है। भारत में जाति का प्रमाण, अब ये जो है भारत में देखिए जाति का प्रमाण किस प्रकार है, ये रेशियो ये 1901 में 1000 भारत का है। भारत में 1901 में 1000 जब पुरुष थे उनके पीछे 972 स्त्रियां थी। यानी कितने कम, यानी 28 कम थी स्त्रियां उसके पीछे, 72। फिर 1931 में 1000 पुरुष है और 985 स्त्रियां हैं। देखो धीरे धीरे रेशो कम हो रहा है, कारण कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनको पौष्टिक खाना वगैरह नहीं दिया जाता, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता। 1961 में 941 ही रह गई। ये देखो धीरे धीरे पुरुषों की संख्या तो उतनी ही जा रही है, लेकिन स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उन्हें और गुजरात में देखिए 1901 में, भारत में तो 1972 थे, सिर्फ गुजरात में कितने थे, 954, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। 1931 में भारत में 950 है और गुजरात में 945। ये आंकड़ा बता रहा है 1961 में, क्योंकि हर 10 साल में लेते हैं, सर्वे किया जाता है, तो जनगणना उसके आधार पर ही बताया जाता है। 1961 में 941 भारत में और उसका 940 गुजरात में, सिर्फ एक गुजरात का बताया जा रहा है। 1991 में 921 थी, तो टोटल भारत में 1000 पुरुषों के पीछे वो स्त्रियाँ और 936 गुजरात में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियाँ थी। 2000 में ये 933। यानी देखो यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है।
2001 में कितनी हुई? 933, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या भारत में, और गुजरात में थी 921। अब 2011 में जब देखते हैं तो 940 हो गई, यानी 2001 और 2011 के मध्य। उसका कारण क्या हुआ? यहाँ पे वापस से बढ़ने का कारण ये हुआ कि लोग अपनी बेटियों को शिक्षित करने लग गए, कि उन्हें पढ़ाने लिखाने लग गए, कम उम्र में शादी नहीं करते उनके खाने पीने का भी उतना ही ध्यान रखने लगे, पौष्टिक आहार देने लगे, सही समय पर उनकी शादी वगैरह, बाल मृत्यु दर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके कारण क्या हुआ कि जो स्त्रियों की, जो बच्चों की, जो बाल मृत्यु दर और जो स्त्रियों की मृत्यु दर थी, व्यस्त मृत्यु दर थी, उसमें कमी हुई। उस कमी के कारण इनमें 940, यानी पहले 2001 में 933 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे थी, 2011 में वो बढ़ करके 940 हो गई। ये था हमारा भारत की जाति प्रमाण। अब है विश्लेषण अथवा परिणाम। 1901 से 1991 के दौरान भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घट रही है। दिन पे दिन क्या कर रहा था? भारत में स्त्रियों की संख्या कम हुई जा रही है, किंतु 2001 और 2011 के वर्ष में पुरुष 1000 की तुलना में स्त्रियों की संख्या में मामूली सुधार देखने, यानी ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। ये देखो 7%, 0.7 का हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है, जो देश में चल रहे बेटी बचाओ अभियान और बेटी जन्म को प्रोत्साहन पर आभारी है। यानी बेटी जब होती, जब खुशियाँ मनाई जा रही है, और बेटी बचाओ ये अभियान चलाने के कारण इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। दूसरा पॉइंट है, गुजरात की बात करें तो 1901 से 2011 की समयावधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, यानी दिन प्रतिदिन स्त्रियां कम हो रही है, जिसके कारण कई सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं अस्तित्व में आई है। यानी कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण स्त्रियों की संख्या में कमी आई है। स्त्रियों की लगातार घट रही संख्या के कारण की चर्चा करें तो पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण, यानी अगर उनकी मेन स्त्रियों की लगातार संख्या, गुजरात की बात कर रहे हैं कि अगर क्यों घट रही है, तो उसका मेन कारण ये भी है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अगर लड़कियां 4 हो गई तो भी पुत्र प्राप्ति के लिए 5वां चाहिए, 6ठा चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है कि इतनी कैपेसिटी स्त्रियों की नहीं होती, जिससे कि वो फिर ऐसे में बीमार मर सकती है, क्योंकि या फिर चिकित्सा के इतने साधन ही नहीं है। अब एक औरत अगर पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखते रहेंगे तो उसके पीछे कितनी लड़कियां जन्म लेती है, वो भी एक कारण है मृत्यु दर का। साधन स्त्री भ्रूण हत्या के पोषण भी सिद्ध हुए, और भ्रूण स्त्री यानी प्रेगनेंसी के टाइम में ही उसके भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। अगर लड़की होती तो हत्या कर दी जाती है। अब उसका विपरीत प्रभाव उस स्त्री पर भी पड़ सकता है। इस परिस्थितियों को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी प्रावधान अनिवार्य किए, और अब तो ये चेकअप करवाना, जांच पड़ताल करना, भ्रूण क्या है क्या नहीं है, ये सब इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, और ये सब बंद भी हो गया है। किंतु इन कारणों का अमल ज़्यादातर सरकारी कागजों तक ही सीमित कर रह जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में स्त्री पुरुष प्रमाण की असमतुलता विशेषता देखने को मिलती है। यानी ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये ऐसे हैं मेन, जहाँ पर स्त्रियों की तुलना, यानी पुरुष अगर 1000 है तो उसके पीछे स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। ये 3 ही एक ऐसे देश हैं। यानी तो आज हमने पढ़ा, ये विश्लेषण फलश्रुति से हमने पढ़ा था, और भारत में फिर स्त्रियों पुरुष की जनसंख्या पढ़ी, भारत में जाति प्रमाण और किस प्रकार से जाति प्रमाण है। यानी हमें आगे क्या करना है कि जो भी स्त्री पुरुष हैं, जनसंख्या को देखो रोकने का मेन यही कारण है कि सभी, और अगर स्त्रियां हैं, स्त्रियां कम क्यों है? क्योंकि उन्हें पढ़ाना लिखाना, बेटी है घर में रखना। आप भी यही सोचते हो, आपके भी घरों में यही चलता आ रहा होगा कि बेटी है क्या करेगी बाहर निकल के, तू ही बाहर कर, आप चाहे कितने खराब हो। तो ये सब, इन समस्याओं से समाधान पाने के लिए ही बेटी को शिक्षित करना अनिवार्य हो गया है। और सरकार ने तो काफ़ी प्रावधान भी कर दिए हैं कि लड़कियों को फ्री शिक्षा भी दी जाती है, घर बैठे भी पढ़ाया जाता है। इन सब की शिक्षा देने के बावजूद भी
लोग नहीं समझते हैं। और वैसे जनसंख्या हमारी काफ़ी मात्रा में बढ़ ही रही है, तो इन सब समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। कल हम पढ़ेंगे उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू कल करेंगे। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, तो इनको ध्यान से पढ़ते रहना। आपके एग्ज़ाम, सभी बच्चे पूछे थे एग्ज़ाम उसी वक्त होंगे क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम है। अब बशर्ते ये है कि आप किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।